नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट जारी की है। उसका मानना है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर, गौर से सुनिए, महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का मानना है कि राज्य में, महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर 2 से 4 हफ्ते में, यानी अगले 15 दिन से 30 दिन के भीतर कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने जताई है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने अनलॉक जल्दी कर दिया है और सड़कों पर घूमते लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा तीसरी लहर का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और परेशान करने वाली बात यह है कि इस तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले 2 गुने लोग संक्रमित होंगे। ये एक और बड़ी बात कही है, इस रिपोर्ट में कही गई है कि दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर में ज्यादा लोग संक्रमित होंगे, 2 गुने लोग संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो फॉर्मूला अनलॉक का राज्य में तय किया गया है, क्या वो फॉर्मूला ठीक नहीं है, या फिर जो सोच समझकर ये इंप्लीमेंट किया गया था अनलॉक का फॉर्मूला, वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम दिया गया है, तो थर्ड वेव को कैसे रोका जाए, क्या क्या सावधानियां अब तुरंत बरतनी चाहिए पब्लिक के लेवल पर और सरकार के लेवल पर, ताकि थर्ड वेव का सामना हमें ना करना पड़े। इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। डॉक्टरों ने सरकार से कहा, अभी अनलॉक मत करो, लोग कोरोना प्रोटोकॉल भूल जाएंगे। सरकार ने लोगों से कहा, अनलॉक हो रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। लेकिन डॉक्टरों की न सरकार ने सुनी और न सरकार की लोगों ने। लिहाजा लॉकडाउन के कारण हाशिए पर जाता कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ बैठक की और उसमें कोरोना की तीसरी लहर के बारे में ऐसी बातें कही जिसने एक बार फिर चीजों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री को पेश की अपनी रिपोर्ट में टास्क फोर्स के मेंबर्स ने कहा, महाराष्ट्र अगले 2 से 4 हफ्ते में तीसरी लहर की चपेट में आ सकता है। इसके पीछे टास्क फोर्स ने अनलॉक को जिम्मेदार ठहराया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 2 हफ्ते से राज्य में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक हो रहा है, जिसमें 15 से ज्यादा जिले और नागपुर और पुणे का नाम शामिल है। अनलॉक राज्य की राजधानी मुंबई में भी हुआ है, जिसकी वजह से लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं और बाजारों और दुकानों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा। यहां तक कि कई लोग तो बिना मास्क के ही बाहर निकल रहे हैं और इसी वजह से कोरोना टेस्टिंग में भी कमी देखने को मिल रही है। अगर ज्यादा दिनों तक हालात ऐसे रहे तो स्थिति फिर से चिंताजनक हो जाएगी। महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने सिर्फ इसी बात पर चिंता नहीं जाहिर की कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी बताया कि इस तीसरी लहर की चपेट में कौन कौन और कितने लोग आएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा तबाही लाएगी। तीसरी लहर में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 8 लाख तक जा सकती है, क्योंकि इसमें दूसरी लहर से दुगना ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। इन संक्रमितों में 10% संख्या युवाओं और बच्चों की होगी और इस तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर लोअर मिडिल क्लास पर देखने को मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने पर ध्यान दे, क्योंकि वैक्सीन लगेगी तो कोरोना होने का खतरा कम हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र की स्थिति ब्रिटेन जैसी हो सकती है, क्योंकि वहां भी दूसरी लहर के खत्म या कम होने के 4 हफ्तों बाद तीसरी लहर दिखी गई थी। साफ है कि न तो सरकारों ने दूसरे देशों से सबक लिया और न हमने। शायद इसीलिए एक बार फिर कोरोना को खुद से बुलावा देने के हम बिना कारण सड़कों पर हैं। और कोरोना प्रोटोकॉल कुछ होता भी है ये भूल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर राहुल पंडित, हमारे साथ हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर अनिल शर्मा और एम्स के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कौशल वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत राहुल पंडित जी आपके साथ मैं करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो बड़ा ये मान के चल रहे थे कि जिस तरह से आंकड़े कम हुए हैं ये बहुत राहत की बात है, लेकिन राहत की सांस ठीक से लोगों ने ली भी नहीं है अभी कि आप लोगों ने एक और डराने वाली रिपोर्ट दे दी और कह दिया कि 2 से 4 हफ्ते में तीसरी वेव आ जाएगी, तीसरी लहर आ सकती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तो वजह हम लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि चूंकि चीज़ें अनलॉक हुई हैं तो लोग घर से निकल रहे हैं, मास्क का पालन बहुत ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके अलावा ये 2 से 4 हफ्ते में ही तीसरी लहर आ जाएगी, इसके पीछे आप लोगों ने क्या रिसर्च किया है? कहाँ से ये फाइंडिंग आई है कि इतनी जल्दी थर्ड वेव आ सकती है? नमस्कार। थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। मैं ये नहीं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जो कह रहे हो कि 3 से 4 हफ्तों में लहर आ जाएगी। हमने जो कल डिस्कशन की थी उसके बारे में बताऊंगा मैं कि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स है, सब मैथमेटिकल मॉडल्स करीब 100 to 120 डेज की साइकिल बोलते हैं। तो अगर हम लोग 100 डेज को एक एवरेज पकड़ के चले तो इसका मतलब है कि 3 से 4 महीने का जो है ये साइकिल होता है करीब करीब, जहाँ पे कि आपको वेव 2 वेव के बीच में अंतर देखा जाता है। पर मॉडल्स हमेशा मॉडल्स होते हैं, आपको रियल लाइफ सिनेरियो देखनी पड़ती है। रियल लाइफ सिनेरियो में जैसे आप यूके देखो तो यूके में जो 2 वेव के बीच में का अंतर था वो 8 हफ्तों से कम था, करीब 6 हफ्ते के करीब था। पर वही आप देखो तो अमेरिका में जो है अंतर करीब करीब 14 से 15 हफ्तों का था। तो हमको जो है प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहे, ना कि बेस्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहे। तो हमको ये मान के चलना है कि अगर हमारा अंतर कम हो गया, 8 हफ्तों से अगर कम हो गया, तो हम लोगों को ऑफ गार्ड नहीं रहना चाहिए, हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए। और इस प्रिपरेशन के लिए जो है ये थर्ड वेव प्रिपरेशन के लिए पूरी डिस्कशन हुई थी कल, और उसमें हर एक आशंका जो है जताई गई थी और बात की गई थी। अगर लोग बिल्कुल खुले निकलेंगे, विदाउट मास्क रखेंगे, विदाउट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहेंगे, और अभी फिलहाल वैक्सीनेशन तो रैंप अप हो ही नहीं है, तो वेव की जो है डिस्टेंस जो है बिटवीन द 2 वेव वो कम होने की और डर है। तो इसलिए जो है ये शायद आंकड़ा जो है 3 या 4 हफ्तों का आ गया। पर डिस्कशन हमारा 8 और 12 हफ्तों के बीच में का हो रहा था, क्या 8 हफ्तों से कम होगा या 8 हफ्तों से ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉडल्स जो है वो इसी पे बेस्ड है करीब करीब सब के सब। तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को डर जाना चाहिए, पर इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे और हमारी वैक्सीनेशन की अभी रफ्तार नहीं पकड़ी हुई है, जो कि हम चाहते हैं कि करीब 10 लाख से 12 लाख लोग महाराष्ट्र में हम वैक्सीनेट कर सके और पूरे देश में हम करीब करीब 1 करोड़ लोग रोज के वैक्सीनेट कर सके, जब ये रफ्तार पकड़ लेंगे तब ये जो है डिस्टेंस और थर्ड वेव की जो तीव्रता है वो कम होती जाएगी अपने आप। ठीक है, लेकिन राहुल जी मतलब मैं आप ठीक बात कह रहे हैं सर, लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप चूंकि कल की बैठक में रहे होंगे, आप महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं, और हर जगह ये रिपोर्ट हुई है कि जो थर्ड वेव है वो 2 से 4 हफ्ते में हिट हो सकती है, और ये टास्क फोर्स ने कहा है। क्या इसका खंडन करना चाहेंगे आप? क्या ये गलत है? आप लोगों ने 2 से 4 हफ्ते का जिक्र नहीं किया है क्या अपनी रिपोर्ट में जो सीएम को आप लोगों ने दिया है? मृत्युंजय जी, ये डिस्कशन था, डिस्कशन के पॉइंट शायद उठा के किसी ने बात की है। ये डिस्कशन हो रहा था कि अगर हम लोग बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, सब कुछ खुला कर देंगे, तो ऑफकोर्स ये जो लहर है वो 4 हफ्तों में भी आ सकती है, 3 हफ्तों में भी आ सकती है। जो मैं बता रहा हूँ डिस्कशन जो हुआ वो हुआ कि करीब 8 और 12 हफ्तों के बीच का जो इंटरवल है, क्या हम 8 हफ्तों से पहले की तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी इस वजह से करनी चाहिए कि हम वी शुड नॉट बी कॉट ऑफ गार्ड, हमको जो पूरी तरह से तैयार होना चाहिए अगर ये डिस्टेंस कम होता है, तो अगर ये टाइमलाइन कम होती है तो। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मतलब तैयारी के मोर्चे पर तो पुख्ता बंदोबस्त निश्चित तौर पर होने चाहिए, क्योंकि अगर हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर खतरा ज़्यादा रहेगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई शक नहीं होगा कि हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। अब डॉक्टर अनिल शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि जो अनलॉक का फॉर्मूला अपनाया गया महाराष्ट्र में, 5 लेवल बनाए गए अनलॉक करने के लिए, और उसके लिए जो कोरोना संक्रमण की दर है प्लस जो ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी है उसके आधार पर यह तय किया गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या अभी जो अनलॉक किया गया है, क्या जल्दबाजी हो गई क्या अनलॉक में? आपका अपना असेसमेंट क्या है? क्या अनलॉक में थोड़ी और देरी करनी चाहिए थी?
सर्वप्रथम नमस्कार मिस्टर झा और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं यही कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि तीसरी लहर तो आएगी, तीसरी क्या सर, चौथी और पांचवी भी आएगी। लेकिन ये लहर ऐसी है कि हम इनविटेशन दे रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं। जैसे हम वायरस से लड़ रहे हैं, ऐसे वायरस भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा डॉक्टर पंडित ने बहुत अच्छा बताया कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर हम मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, हम वैक्सीन लगाएं, हम हैंड हाइजीन इस्तेमाल करें, तो हम यही जो एक 3-4 वीक में आने वाली है, इसको 3-4 महीने या हम 6 महीने तक भी टाल सकते हैं। कितनी जल्दी तीसरी लहर आने वाली है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि लोग किस तरह से बाहर निकलते हैं। सरकार लोगों को बहुत ज़्यादा बांध के भी नहीं रख सकती है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, लेकिन मेरे समझ में इस समय सबसे ज़्यादा लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 50% लोग मास्क पहनते नहीं हैं, और जो पहनते हैं 50, उनमें से 70% प्रॉपर नहीं पहनते हैं, सिर पे लगा के रखते हैं, मुंह पे लगा के रखते हैं। तो वो नाक के छिद्र तो खुले हुए हैं, कोरोना तो फट देखेगा, घुस जाएगा। तो कोरोना को ऐसा कोई बड़ा दिखता हुआ आदमी नहीं है, माइक्रो एकदम छोटा पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। तो लोगों को समझना पड़ेगा जब भी घर से बाहर निकलें कि क्या हमें जाना बाहर जरूरी है। मैं अगर बाहर नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरी इनकम कम हो जाएगी, या किसी समाज के किसी लोग, जैसे मैं सोचता हूं मुझे जाना जरूरी है, मजबूरी है, पेशेंट को देखना जरूरी है, इलाज करना जरूरी है। तो हर व्यक्ति को, हर एक आम नागरिक को ये पहले सोचना है कि मेरे घर से बाहर निकलने से इस समाज और देश को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा, और चारों चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तीसरी लहर आने में 3 से 4 महीने लगेंगे, और हम इसको अगर ढंग से करें तो और आगे टाल भी सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि पहले की तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, उसमें कहीं से कोई ढिलाई ना बरतें। अब डॉक्टर साहब, चूंकि ये मामला बहुत गंभीर है, इसके ऊपर लगातार बात भी हो रही है, डॉक्टर कौशल वर्मा जी, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात डॉक्टर पंडित कह रहे हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में, क्या ये पूरे देश पर भी लागू होता है? क्या आपको लगता है कि पूरे देश में भी जल्द तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, और उसको देखते हुए उसी तरह के एहतियात देश के अलग अलग हिस्सों में भी बरतने चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, वायरस से बचाव के लिए 3 एक जो तरीके हैं, एक तो वैक्सीन है, दूसरे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और तीसरी हर्ड इम्यूनिटी है। अगर हम वैक्सीन की तरफ देखें तो पूरे कंट्री में करीब करीब 4% लोगों को वैक्सीन लगा हुआ है, वैक्सीन की दोनों डोजेज लगी हुई है, तो ये संख्या बहुत ही कम है। उसके आगे जो है हर्ड इम्यूनिटी, इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और कितने लोग बचे हुए हैं। ज़्यादातर ये समझा जाता है कि लोग अभी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, तो पॉपुलेशन है जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जो हर्ड इम्यूनिटी के लेवल पे नहीं पहुंचे। तीसरा है उससे बचाव का तरीका, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये डुएबल है, जिसको कर सकते हैं हम, कि मास्क पहनना, अच्छी तरीके से मास्क को पहनना, घर से बाहर निकलते ही मास्क को पहनना, नाक और मुंह अच्छी तरीके से ढका रहे, मास्क को बिल्कुल छूना नहीं है जब तक घर वापस नहीं आ जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक पॉसिबल हो वो बहुत ज़रूरी है, जब तक ज़रूरी नहीं हो घर से बाहर ही नहीं निकले। हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इसको रोकने के लिए। अब ये सवाल उठता है कि अगली वेव कब आएगी। देखिए, जैसे मैथमेटिकल मॉडल शो करते हैं कि 3 महीने 4 महीने, लेकिन ये उस पर स्ट्रिक्टली नहीं डिपेंड करता है। उस पर नहीं आंका जा सकता है कि अगर लोग सब बाहर ही घूमने लगेंगे, कोई भी जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएगा। हम जानते हैं कि वैक्सीन नहीं लगी हुई है, हर्ड इम्यूनिटी का कुछ पता नहीं है, तो वायरस तो कम्युनिटी में है, अगर वो उसको मौका मिलेगा स्प्रेड करने का तो वो स्प्रेड करने लगेगा। तो ये कहना कि 3 महीने में आएगी, 4 महीने में आएगी, देखिए ये 6 हफ्ते में भी आ सकती है, 8 हफ्ते में भी आ सकती है, और अगर हम कोशिश करें तो इसको आगे बहुत टाला जा सकता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इससे बचाव रखना चाहिए, और हम अगर बचाव रखते हैं तो वैक्सीन लगाने का टाइम हमारे पास है, सरकार को वैक्सीन लगाने का मौका मिल जाएगा, लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी, तो ये जो अगली वेव है या उससे आने वाली जो वेव्स हैं उनको हम डिले कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी है, जिसको मैं कहना चाहूँगा और पूरी एम्फेसिस के साथ कहना चाहूँगा, कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हमें अपनाना है, ये हम कर सकते हैं, और हर इंसान को करना चाहिए। जिसको वैक्सीन लगी हुई है उसको भी करना है, जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई है उसको भी करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं
कि जब तक सब उनको लोग भी सेफ करना है, नहीं ये है तब बात कोई safe हाँ, ये बात ठीक है कि जब तक सब लोग सेफ नहीं है तब तक खतरा बना हुआ है। अब डॉक्टर पंडित, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि एक बात तो ये हो गई, आपने क्लियर कर दिया कि क्या बातचीत हुई है आप लोगों की कल। एक बात ये रिपोर्ट हो रही है कि इसमें ये कहा गया है कि आप लोगों ने बातचीत में ये कहा है कि दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर में जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े होंगे वो डबल होंगे और जो एक्टिव केसेस की संख्या होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसका क्या आधार है सर? पहले तो ये बताएं कि डबल हो जाएंगे नंबर, ये किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात कि ये कहा गया कि लोअर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, इसके पीछे का गणित, इसके पीछे का साइंस क्या है? तो पहले आपके दूसरे आर्थिक सवाल आधार पर क्यों ये बात कही गई है कि ज़्यादा अफेक्टेड होंगे? में आर्थिक आधार पे नहीं कही गई है। ये जो पहले का जो हमारे जो सीरो सर्वे हुए हैं दो बॉम्बे के अंदर जो हुए हैं, इसमें पहले देखा गया था कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं और जो लोअर स्ट्राटा में रहने वाले लोग हैं उनके एंटीबॉडीज लेवल में जो सीरो सर्वे बता रहा था एक डिफरेंस थी। और डिफरेंस ये थी कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को जो है कम एंटीबॉडीज थी और जो कॉलोनीज में या बस्तीज में रहते हैं लोग उनमें जो है एंटीबॉडी लेवल ज़्यादा थी। उसके बाद सीरो सर्वे हुआ नहीं है। और अगर आप वैक्सीनेशन देखो अभी तो वैक्सीनेशन जो है ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा हुआ है। और जो लोग जो स्लम्स में रहते हैं या पॉकेट्स में रहते हैं उनमें जो है वैक्सीनेशन उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। तो सीरो सर्वे करने की बात हुई थी और सीरो सर्वे करके देखें कि क्या है, क्योंकि अगर जो वनरेबल पॉपुलेशन है उनमें अगर एंटीबॉडी लेवल फॉल हुई है तो स्वाभाविक है कि वो लोग ज़्यादा रिस्क पे है और उनको जो है हमको वैक्सीनेट करने में जो है प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, या जो प्रायोरिटी ना बोलूँ सही पर उनकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव उनमें रैंप अप करनी पड़ेगी। और ये जो चीज़ें हैं ये साइंस की बेसिस पे देखी जाएगी। जो आपका जो पहला सवाल था कि क्या डबल आंकड़े होंगे, अगेन ये डिस्कशन था क्योंकि पहले वेव में करीब 19 लाख लोग अफेक्ट हुए थे महाराष्ट्र में, दूसरे में करीब 40। तो हमको जो तैयारी ये जो मीटिंग है ये तैयारी के लिए मीटिंग थी कि हम कैसे तैयार रहना चाहिए हमको। तो वर्स्ट केस सिनेरियो हमको देखना है कि 40 लाख से ज़्यादा केसेस आएंगे तो हम क्या हमको तैयारी करनी पड़ेगी, व्हाट प्रिपरेशन हमको करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि 40 लाख की ज़्यादा मतलब दुगने केसेस आ जाएंगे करके, पर ये 40 लाख से अगर हम 20% 30% ज़्यादा केसेस देखें तो 40-50 लाख के केसेस के हिसाब से हमको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और इस कम से कम उतना तो हम रेडी होना चाहिए, वी शुड नॉट बी कॉट ऑफ गार्ड। तो ये पूरी जो मीटिंग है ये प्रेपरेटरी मीटिंग थी कि हम कैसे अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें कि अगर वायरस की वेव चालू हो जाती है, चाहे वो 4 हफ्तों में हो या 16 हफ्तों में हो, तो हम कहीं भी तैयारी में कम ना पड़े। हाँ, ठीक बात है। ये सवाल पूछने का मेरा मकसद यही था ताकि लोग पैनिक ना करें, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट हुई है कल की मीटिंग की बातें, उससे लोगों में कहीं ना कहीं एक पैनिक वाली बात दिख रही थी कि क्या वाकई 2 से 4 हफ्ते में तीसरी लहर आ जाएगी, क्या डबल केस आ जाएंगे क्या। इसीलिए मैंने बार बार ये डॉक्टर पंडित से ये सवाल पूछा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके लिए मतलब ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको सतर्क रहने के लिए है। ये जो बातचीत हुई है कल मुख्यमंत्री के साथ, ये तैयारियों को लेकर है। हम बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन मानकर तैयारी करें और ये बहुत अच्छी बात है कि और इसीलिए मुंबई में आप देखिए कि जब दूसरी लहर आई तो देश के कई हिस्सों के मुकाबले मुंबई मॉडल की तारीफ हुई, क्योंकि यहाँ पर तैयारियाँ ठीक ठाक थी और इसीलिए बहुत जल्द यहाँ पर हालात को काबू में कर लिया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तैयारी आपको एक्सट्रीम लेवल में जाके करनी है। हालात उतने ख़राब हो चाहे ना हो, लेकिन आपको तैयारी ये सोच कर करनी है कि अगर हालात इतने बिगड़ भी जाएं तो आप उससे कैसे निपटेंगे। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो हालात यहाँ पर दिखे हैं, डॉक्टर अनिल, आप जरा ये बताएं कि बहुत सारे जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि 8 हफ्ते तक अगली लहर की आशंका रहती है। मतलब जो वेव चल रही होती है, जब वो ढलान पे होती है तो उसके बाद 8 हफ्ते तक इसका जो खतरा है वो ज़्यादा रहता है। तो यूके में हालांकि ये 4 हफ्ते में आ गया। तो आप जरा बताएं कि अलर्टनेस तो ठीक है, लेकिन क्या हमारे यहाँ का मॉडल क्या कहता है, ड्यूरेशन कितना होता है जहां पर ज़्यादा खतरा होता है अगले वेव का? जैसा हमने अभी डिस्कस किया मिस्टर झा कि आप किस तरह से केयरफुल रहते हैं, कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो जनता के हाथ में है। वैक्सीन तो अब जैसे से अवेलेबल होंगे, जैसे सेंटर लगेंगे, चौथा जो पॉइंट है वो तो उस पर डिपेंड करेगा। तो जब तक कम से कम 70% लोग वैक्सीन से नहीं लगवा लेते
तब तक ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना मुश्किल है। तो तब तक हमें बहुत केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं कि 70% अफेक्ट हो गए उसके बाद ही हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। ये कम से कम इसका कोविड का खतरा बार बार लहर आने का अगले 2-3 वर्षों तक रहेगा। तो हमें अभी से तैयार होना है। और ख़ास बात यह है जो हमने नोटिस की पहले लहर की तुलना में दूसरी में कि ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, यंगर लोग प्रभावित हुए। और अब जो जिस तरह से वैक्सीन अगर बराबर नहीं हुआ या लोगों ने ध्यान नहीं रखा और जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, डेल्टा स्ट्रेन और डेल्टा प्लस स्ट्रेन, तो इनमें 3 इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इशू जो मैं बोलूँगा ये कि इन्फेक्टिविटी, यानी ये जो नया वायरस स्ट्रेन आएगा वो पहले की तुलना में क्या ज़्यादा इन्फेक्टिव है, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा, वो कितना सीरियस हो सकता है। और तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वैक्सीन का उस पर असर नहीं हो। वो तीनों चीज़ें अभी इशू हैं, इसके बारे में कोई अभी वैज्ञानिकों की पूरी पक्की राय नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो हम कर सकते हैं वो हम ये करें कि घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें और 2 बार सोचें कि क्या निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बाकी सब चीज़ें तो इंतजाम कर सकते हैं, हम डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, हम वार्ड बॉय कहाँ से लाएंगे। अब आप देख चुके हैं अप्रैल के अंदर किस तरह से, तो मुंबई का तो सरकार ने बहुत ही अच्छा इंतजाम करके रखा था। ऑक्सीजन का हो चाहे दवाई, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर कौशल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, डॉक्टर कौशल, ये बात बहुत सही है, लेकिन एक आम आदमी का सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि चूंकि 4 लाख के ऊपर चले गए थे आंकड़े, अब वो घट के 60,000 के रेंज में आ गए हैं। मुंबई दिल्ली के हालात जहां पर बहुत खराब थे वहां पर हालात बहुत काबू में हैं, आंकड़े बहुत कम हो गए। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं आम बातचीत में कि अब तो चाहे तो वायरस कमजोर पड़ गया है या बहुत सारे लोगों को हो गया है और बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन भी ले ली है, लिहाजा अब संक्रमण का खतरा थोड़ा कम रहेगा। क्या ये तर्क ठीक है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग सीरो सर्वे में भी बहुत ज्यादा एंटीबॉडी की बात भी कही गई है, तो ये बात ठीक है क्या? नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं ठीक मानता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है नंबर को कम करने में और ट्रांसमिशन को, इन्फेक्टिविटी और कम्युनिटी में स्प्रेड को रोकने के लिए, और ये नंबर उसकी वजह से कम हुआ है। वैक्सीन लगा है, मानते हैं, और ये भी है कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन होने के बाद में हर्ड इम्यूनिटी है, लेकिन उसके बावजूद हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें वायरस नहीं पहुंचा है, उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई। तो ये डराने की बात नहीं है, ये उनको सावधान करने की बात है। और अगर वो डरने से ही सावधान होते हैं तो डराना भी चाहिए उनको कि भाई अगर डरने से वो मास्क लगाते हैं, डरने से वो घर पे रहते हैं, डरने से वो हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं और डरने से वो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, तो उनको ये डराने की भी जरूरत है कि अगर आप नहीं समझ रहे हो बताने से या समझाने से, तो आपको डरने की भी जरूरत है कि अगर आप ये करेंगे तो वायरस जो है वो स्प्रेड करेगा, वो फैलेगा कम्युनिटी में, वो इन्फेक्ट करेगा, अगली वेव उसके हिसाब से आएगी। तो ये जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉकडाउन से फर्क पड़ा है, वैक्सीन से भी फर्क पड़ा है, लोगों को वैक्सीन लगी, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत लिमिटेड लोगों को वैक्सीन लगी है। हर्ड इम्यूनिटी का अभी हमें कुछ ठीक से पता नहीं है कि कितने लोगों को हर्ड इम्यूनिटी है, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको ये एक्सपोजर नहीं हुआ है, जिनके पास वायरस नहीं पहुंचा है, और उनको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो लोगों के कंट्रोल में है उसको मानना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर से वायरस फैलेगा, फिर स्प्रेड करेगा, कम्युनिटी में जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी और फिर हालात बिगड़ेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक करें। आखिरी सवाल डॉक्टर पंडित मेरा आपसे होगा, वक्त कम है सर, माफी चाहूंगा। आखिरी सवाल डॉक्टर पंडित आपसे मेरा होगा सर कि स्कूल खोलने, महाराष्ट्र में स्कूल खोलने और लोकल ट्रेन मुंबई में खोलने को लेकर के आप लोगों ने क्या सुझाव दिए हैं? क्या अभी स्कूल और लोकल ट्रेनें नहीं स्टार्ट करने चाहिए? नहीं मृत्युंजय जी, मैं वापस कहूँगा कि हम लोग सिर्फ साइंटिफिकली बोलते हैं कि हालात काबू में है या नहीं है करके, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल है यह गवर्नमेंट और उसकी मशीनरी लेती है कि स्कूल खोलना है या लोकल ट्रेन खोलना है। आज तक टास्क फोर्स ने ऐसी कभी भी एडवाइजरी नहीं दी है कि आप जाके अभी लोकल ट्रेन खोल सकते हो नहीं। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि अभी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम है, मोर्टेलिटी रेट कम है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भार है वो भी कम है, बेड्स अवेलेबल है, आप अभी अनलॉक कैलिब्रेटेड वे में कीजिए। और जो कैलिब्रेटेड वे में जो अभी जो फार्मूला है मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा फार्मूला है, और उस फार्मूला के तहत जो भी उसकी जो नियम है वो अगर पाल के चले तो मेरे ख्याल से अनलॉकिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से होगी, थोड़ी धीमी होगी शायद, पर अच्छी तरह से और सेफली होगी। ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंडित आपका, डॉक्टर अनिल शर्मा आपका और डॉक्टर कौशल आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए
और डिटेल में बताने के लिए कि तीसरी लहर को लेकर किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए।